अपूर्व अनुभव, जापानी संस्मरण। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोत्तो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोत्तो चान के माता पिता को था, न ही यासुकी चान के। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोत्तो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था। उस पर चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी यह। तोत्तो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या विद्यालय के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहां से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं? पूछना पड़ता था। यासुकी चान को पोलियो था, इसीलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोत्तो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय तोत्तो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेन चोफू जा रही है। चूंकि वह झूठ बोल रही थी, इसीलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नजरें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोत्तो चान से रहा नहीं गया। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। तोत्तो चान विद्यालय पहुंची। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उससे केवल 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोत्तो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोत्तो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोत्तो चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को पता न था। तोत्तो चान उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। तोत्तो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को तय कर लिया था। वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विविशाखा तक पहुंच जाए। वह फुर्ती से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोत्तो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी। पर तोत्तो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती? यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोत्तो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोच कर बैठी थी। अब क्या करे वह? यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी चान में भी उत्साह था। तोत्तो चान उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोत्तो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विविशाखा तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। यासुकी चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोत्तो चान की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था।
अपने हाथों से तोतो चान उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विविशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की ही कोशिश बेकार रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा। तोतो चान की रुलाई छूटने को हुई। उसने चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाए, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया और बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। काफी मेहनत के बाद दोनों पेड़ की द्विविशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे से हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी, जिसे उसने पहले कभी न देखा था। हाँ, तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहां एक चीज होती है, टेलीविजन। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सूमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविजन एक डिब्बे जैसा होता है। तोतो चान उस समय ये तो न समझ पाई कि यासुकी चान के लिए, जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीजों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वह तो यह ही सोचती रही कि सूमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी चान ने ही तोतो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। मूल्य: पोलियो उन्मूलन, मैत्रीपूर्ण व्यवहार, शिष्टता, साहस तथा आत्मविश्वास।